लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी, तमाम मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के एक शीर्षस्थ लीडरों में से एक हैं। ऐसे हमारे राज्य आंदोलनकारी भुवन कांडपाल जी, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि मौका ये है कि राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह हम मनाने जा रहे हैं। 9 नवंबर को होगा, हालांकि कार्यक्रम स्टार्ट हो चुके हैं। तो तमाम मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करें कि क्या हमने खोया, क्या पाया, जो अवधारणाओं को लेके, जिन अवधारणाओं को लेके, जिन मुद्दों को लेके हमने राज्य गठन की कल्पना की थी, क्या वो साकार हुई या नहीं हुई है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद पांडे जी, आपका जो चैनल है हमें बार बार जनता से रूबरू कराता है, हम आपके आभारी हैं। जी सर, मैं जानना चाह रहा था कि राज्य गठन की रजत जयंती हम 25 सालगिरह हम मनाने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने तो बड़ी लड़ाई लड़ी है, जिला आंदोलन, राज्य आंदोलन, तमाम आंदोलन में आपकी भागीदारी रहती है। तो जिन अवधारणा को लेके, जिन मुद्दों को लेके आपने लड़ाई लड़ी थी, क्या आप 25 साल बाद कहाँ पाते हैं अपने आप को या अब अपने प्रदेश को? एक्चुअली जब से ये राज्य अपने उसमें आया है, अस्तित्व में आया है, शुरू दिनों से ही एकदम अफरा तफरी के माहौल में इस राज्य का गठन हुआ है। राज्य सरकार द्वारा, जो यूपी की सरकार थी, उसके द्वारा जो 29 संशोधन इसमें किए गए हैं, वो आज एक वानगी के रूप में हम अगर देखें तो एकदम चोट पहुंचा रहा है हमारे समाज को। हमारी जो दैनंदिनी है उसमें प्रहार कर रहा है। सख्त भू कानून और जो हमारा यहाँ का मूल निवासी है, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, वो आज भी वंचित है, वो सरोकारों तक ही सीमित है। अदरवाइज जो 1994 का जो मूवमेंट हुआ था, उसमें जो संघर्ष तमाम उत्तराखंडियों द्वारा किया गया, उसमें बड़ी बड़ी आहुतियाँ हुई, 42 शहादतें हुई। इस राज्य को हमने ऐसे ही नहीं पाया है। जेलों की यात्राएं की और भूखे प्यासे रहे हैं, परिवार तरसते रहे हैं। तो मैं तो आज के दिन ये कहूँगा साहब, ये जो दिखावा हो रहा है, ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है 1 तारीख से लेकर आगामी 9 तारीख नवंबर तक, उसमें सम्मान देने की बात भी हो रही है। वो सम्मान ध्यान भटकाने के लिए, सिवाय उसके अलावा कोई उनका मुझे तो तरीका नहीं जान पा रहा हूँ मैं। अदरवाइज जो इसमें एक सशक्त तरीके से काम होना चाहिए था, वो न करते हुए ये एक भटकाने का इनका तरीका है। प्रशासन को इनके द्वारा कहा गया कि आप आंदोलनकारी को बैठाएं, उनसे ये जो अपनी रूपरेखा है उसको तय करवाएं और तहसील स्तर पर उसके बाद 9 तारीख को जिला मुख्यालय में एक बृहद कार्यक्रम इनके द्वारा होना है खाना पूर्ति के लिए। सर, एक सख्त भू कानून की आवश्यकता आप लोगों ने शुरू से महसूस की थी, क्योंकि ज़मीनों की खरीद फरोख्त इस बेहिसाब तरीके से उत्तराखंड में होती है। तो हम तो बिल्कुल अल्पसंख्यक वाली स्थिति में आ गए हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं। तो सरकार कहती है हमें भू कानून तो लाए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि ये बहुत लचर किस्म का भू कानून है। एक सख्त भू कानून की आवश्यकता आप महसूस करते हैं, क्या वजह है इसकी सर? एक्चुअली 1950 में जो लोग 1950 से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनको मूल निवासी कहा जाता है। अब आज के दिन तराई भाबर में ही तराई आम और तराई खास करके 2 डेफिनेशन कोड वहाँ पर रेवेन्यू के गजट के हिसाब से दिखाई देती है। पहाड़ में सन 60 का जो बंदोबस्त हुआ है, उसके बाद एक आंशिक बंदोबस्त धर्मानंद जोशी जी के नेतृत्व में यहाँ पर गठित हुआ। तो भूमिधरी के हिसाब से यहाँ पर लैंड का रेगुलाइजेशन हुआ है। जो मिटुएशन जिसको दाखा मरम्मत करने कहते हैं, उसमें विसंगतियाँ हैं। आज के दिन हम यहाँ एक निश्चित जोत के कृषक कहलाते हैं, खेती करने वाले लोग कहलाते हैं, वो आज के दिन सपोज करो 6 नाली में उसका कब्जा है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो सिर्फ 1.5 नाली का मालिक है। ज़मीन संबंधी जो अभिलेखों में विसंगतियाँ हैं, वो पहले ये आता है। उसके बाद सख्त भू कानून की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने जो भू कानून हमको परोसा है, दिया है, पहाड़ के लिए कुछ और है, मैदान के लिए कुछ और है। पहाड़ में उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मैदानी जो काश्तकार हैं या वहाँ का जो लैंड ओनर है, उनको उससे फ़ायदा है। हमारे पहाड़ में कोई फ़ायदा नहीं है। हम आज के दिन भी 1950 वाला जो हमारा लैंड संबंधी जो एक प्रक्रिया है, हम
उसके हिसाब से यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको एक सरल और सुविधापूर्ण जीवन ज्ञापन करने का सरकार कार्यवृत्त तैयार करे, कार्य योजना तैयार करे। जी सर, जब आंदोलन 1994 का जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त मुख्य मांग युवाओं की ये थी रोजगार, दूसरी मांग थी बड़ी पलायन को रोकने की, और ये था कि हम पहाड़ में रहते हैं तो पहाड़ की जो नीतियां हैं वो हम विकास की जो नीतियां हैं हम लखनऊ में बैठ के न बनाएं, दिल्ली में बैठ के न बनाएं, हम पहाड़ में बैठ के बनाएं। तो उस वाले मामले में पलायन और रोज़गार के मामले में आप कहाँ तक संतुष्ट हैं इन 25 सालों में? इन तमाम बिंदुओं को हमने उसमें दृष्टिगत किया था कि भाई पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी यहाँ कब काम आएगा। तो उसके लिए इन्होंने आयोग बनाए हैं, लेकिन वो काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो मुद्दा उठा था 94 में आरक्षण रूपी जो मंडल कमीशन के बाद जो दर्द छलका था, तो आपके यहाँ विसंगतियाँ वैसी ही हैं। आपने टाइप्स जोन के हिसाब से जो एक आपका ट्रेंगुलर उसमें जाता है, आपके पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और एक जिला उसमें और है, इन 3 जिलों को मिलाकर तुमने आज के दिन भी वो डेफिनेशन आरक्षण के उसमें कोट की जाती है। हम डिमांड करते हैं कि हमारे पूरे उत्तराखंड को 27% आरक्षण की परिधि में लाया जाए। एक सर स्थायी राजधानी की बात भी बहुत उस लंबे समय से कही जा रही थी, और आज भी हम देखते हैं कि हमारी राजधानी जो है देहरादून में फिक्स हो गई है, और एक पिकनिक स्पॉट कई बार आप आरोप लगाते हैं कि ये कुछ नहीं, 1 दिन 2 दिन का सेमिनार ही वहाँ कर देते हैं विधानसभा सत्र बुला कर। तो क्या कितने संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि अगर गैरसैंण में राजधानी बने जनभावनाओं के अनुरूप तो क्या डेवलपमेंट, क्या नई दिशा को मिल सकती है? एक्चुअली गैरसैंण को प्रस्तावित यूकेडी ने ही किया है। उसकी जो मध्य बिंदु जो उसका स्थापना है, मध्य बिंदु उसका वो है अपना चरित्र है, तो उसके हिसाब से पूरे उत्तराखंड को अपने उसमें समेट के रखता है। आज के दिन भी आप गैरसैंण तो हम उसको कहते हैं शाब्दिक उसमें, जो एक्चुअल उसका वो जाता है दिवाली खाल के बाद भराड़ी शहर दूधा तोली वाला पोर्शन। हमारे पास इतना व्यापक वहाँ पर ज़मीन है, भूमि है, 1 लाख एकड़ से भी ऊपर हमारी ज़मीन है, और ग्रेविटी के हिसाब से नयार नदी है उधर पश्चिम में आपके गढ़वाल की तरफ गैरसैंण और नोटी वाले पोर्शन में, और इधर चौखुटिया वाले पोर्शन में हमारी बहुत सादा नीरा नदी रामगंगा बहती है। तो वहाँ पर हमें जो राज्य की राजधानी है गैरसैंण को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा मेहनत का वो नहीं है। हाँ, इन्होंने इस मुद्दे को चिर रखने के लिए ये भटकाने की स्थितियाँ पैदा कर दी। कभी ग्रीष्मकालीन का एक रोना ये रोते हैं, एक सब्जुबाग दिखाते हैं, कभी शीतकालीन राजधानी के रूप में अपने आवागमन के सैर सपाटे के लिए उस जगह का इन्होंने यूज़ किया। अदरवाइज जन भावना के अनुरूप कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हमारी आत्मा यूकेडी की गैरसैंण से ही शुरू होती है। सर, जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, आप लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो राज्य आंदोलनकारियों को सुविधा देने की बात कही गई थी और उनको एक क्षैतिज आरक्षण की बात कही गई थी, तो उसको आप कहाँ पाते हैं इन 25 सालों में? क्या उनको सुविधाएं मिली हैं या परिवार के लोगों को आरक्षण की का लाभ मिला? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ पांडे जी, ये आधा अधूरा सफ़र तय करने का इनका एक करवाने का जो एक तरीका बन गया है, वो और हम राज्य आंदोलनकारी के रूप में अपने को ठगा महसूस करते हैं, क्योंकि घोषणा इनकी बहुत एनडी तिवारी साहब की तरह सरकार में ही ये घोषणाएं हुई हैं। उसको थोड़ा सा एक पुशअप किया है, तो माननीय हरीश राव जी की सरकार ने उसको किया। 10% क्षैतिज आरक्षण की इन्होंने घोषणा की, लेकिन जो संवैधानिक तरीके से उसकी पैरोकारी होनी चाहिए थी माननीय उच्च न्यायालय में, वो नहीं हो पा रही है। और वो मामला आज के दिन भी जस का तस पड़ा हुआ है। कितने नौजवान हमारे जिनको इस नियम के तहत नौकरियां आवंटित की गई थी, वो आज उनका जो जीवन जो है बहुत एक कश्मकश के दौर से गुजर रहा है। वो अपने को सरकारी नौकर भी नहीं कह पाते हैं, क्योंकि उनको हर समय एक अजीब किस्म की द्वंद्व की स्थिति वहाँ पर है। तो ये उचित पैरोकारी नहीं होने की वजह से ये मामला लंबित पड़ा हुआ है। सर, ये रजत जयंती समारोह को भव्य तरीके से सरकार मनाने जा रही है, तो क्या लगता है कि
उस वक्त जब ये है हमारा जो आपदा से हम लोग करा रहे हैं, पूरा पहाड़ करा रहा है, जंगली जानवरों के आतंक से हम लोग परेशान हैं, तमाम कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये इतना भव्य समारोह करना था या इतना खर्च इस पर करना था? प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, तमाम बड़ा आयोजन किया जा रहा है। हाँ, समय उचित नहीं है साहब, क्योंकि हाहाकार मचा हुआ है, तो लोग लोगों के घाव अभी तक नहीं भरे गए हैं। तमाम, चाहे आप काली नदी से लेकर टॉस नदी के तट तक जो भी हमारे रिलेटेड जिले हैं, उनके तमाम बॉक्सों में आपदाओं ने इतनी भयंकर त्रासदी मचाई है कि वो लोग आज के दिन भी अपने को सामान्य नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे समय में इन भव्य आयोजनों का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए था, और ये सिर्फ एक भटकाने की वो उनकी योजना है, और इससे खास लाभ आम उत्तराखंडी को नहीं मिलने वाला। जी, एक सर आखिरी सवाल आपसे, जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1994 में, तब आपके द्वारा भी एक या जनता के द्वारा इस तरह की बात कही गई थी, जब राज्य बने तो पूरे उत्तराखंड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए, या 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल जो भी है, तो एक ऐसी सुविधा हम लोगों को दी जानी चाहिए। लेकिन उस दिशा में मुझे लगता नहीं कि इन 25 सालों में कोई काम हुआ है। आप कैसे देखते हैं? मैं तो साहब पहले ही कह रहा हूँ, वो यूपीडी तो पहले दिनों से ही संघर्षरत रही, उसका निर्माण ही राज्य प्राप्ति के लिए हुआ है। और इकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या अन्य रूप में हो, तो उन सब चीज़ों का उसमें समावेश था। उन्हीं सारी पीड़ाओं को, दर्द को समझते हुए ही हमने अपना जो हमारा छात्र जीवन का एक स्वर्णिम काल था, उसको हमने इसमें न्योछाया और किया। और उसके बाद तदंतर मूवमेंट में एक सहभागिता उसमें लोगों की बढ़ती गई। तो 94 वाला जो मूवमेंट हमारा उसमें था, उसमें मेन दर्द ही ये था कि वो तो पूरा देश तप रहा था, पूरा देश जल रहा था, वो दौर था। तो यहाँ के मनीषियों ने, यहाँ के जो विचारक लोग हैं, उन्होंने इसको जो 27% वाला आरक्षण का हमारा वो था, डिमांड था, उसको राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिवर्तित किया। वो मामला आज के दिन भी जस का तस है। हमारी आज के दिन अब एक पूरे स्वर में डिमांड रहती है कि हम पूरे उत्तराखंड वासियों को, जो हमारा मूल निवासी है, उनको 27% पिछड़ा क्षेत्र के दायरे में इसमें लाया जाए, जिससे कि पूरे हमारे उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो सके। इन तमाम बिंदुओं को हमने ध्यान में रखते हुए ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को प्रेषित किया है कि इन बिंदुओं पर अगर दौराने स्थापना दिवस जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इसके तहत अगर ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम है 7 तारीख का देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का हम घेराव करने जा रहे हैं। तमाम चिन्हित राज्य आंदोलनकारी, जो हमारा बैनर है, उत्तराखंड चिन्हित राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन, जिसको हम राज्य सेनानी संगठन कहते हैं, तो हम आगामी 7 तारीख नवंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। चलिए सर, आपने व्यस्त समय से बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे साहब, आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर। तो आप थे हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी भुवन कांडपाल जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि जिन अवधारणाओं को और जिस दिशा को लेके हम उत्तराखंड के राज्य निर्माण की बात हम चले थे, वो कहीं पर भी फुलफिल नहीं हुई हैं। बहुत नाखुश राज्य आंदोलनकारी हैं, खासकर उत्तराखंड क्रांति दल भी उससे नाराज़ है। तो उनका कहना है कि इस तरह के भव्य आयोजन से बचते हुए तो तमाम जो हमारे मुद्दे हैं, पलायन है, बेरोजगारी है और जंगली जानवरों का आतंक है, ये आपदाएं हैं, इनको रोकने के लिए इस दिशा में काम होना चाहिए। तो तभी जो है उत्तराखंड के गठन की जो मूल अवधारणा है वो सार्थक हो सकेगी। तो इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के और देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।